हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस, जिसके अंडर में हम सीखेंगे कंपैरेटिव बैलेंस शीट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। कंपनीज के द्वारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं उनका एनालिसिस इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज उसी एनालिसिस के बेस पर मैनेजमेंट फर्दर डिसीजंस लेती है। एनालिसिस को करने के लिए जिन टूल्स का यूज़ किया जाता है वो है कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट्स, ब्रेक इवन एनालिसिस और ट्रेंड एनालिसिस। इसमें से जो फर्स्ट 4 हैं वो +2 CBSE सिलेबस में है। पहले हम बात करते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स की। When financial statements of 2 or more accounting periods are presented to facilitate the comparison of each and every item, these are called comparative statements. Means जब 2 या 2 से ज़्यादा पीरियड के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उन्हें इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि उसकी हर आइटम को ईजिली कंपेयर किया जा सके, तो उसे हम कहते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। कंपैरिजन 2 तरीके से हो सकता है, इंटर फर्म और इंट्रा फर्म। इंटर फर्म कंपैरिजन का मतलब होता है 2 फर्म्स के डाटा को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, और इंट्रा फर्म का मतलब होता है कि फर्म एक ही है लेकिन उसके जो डाटा है वो 2 या 2 से ज़्यादा नंबर ऑफ ईयर्स के हैं। देखिए जैसे इसमें मीनिंग लिखा है, व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 2 और मोर फर्म्स आर कंपेयर्ड ओवर अ number of years, this is known as inter-firm comparison। 2 और more firms है। और intra-firm में when financial statements of 2 or more firms of the same 2 or more years of the same firm are compared, it is known as intra-firm comparison। intra-firm में firm same है और inter-firm में number of firms ज़्यादा है। लेकिन आपसे यहाँ पर ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इंट्रा फर्म से रिलेटेड होंगे न्यूमेरिकली। अब ये कंपैरिजन किया क्यों जाता है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स क्यों बनाई जाती हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है टू मेक द डाटा सिंपलर एंड मोर अंडरस्टैंडेबल। सबसे पहली इंपॉर्टेंस कि इससे डाटा सिंपलर बनता है और ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल बनता है। कैसे, जैसे मैं बात करूँ कि प्रीवियस ईयर में किसी कंपनी की सेल्स 4 लाख थी, अब 5 लाख हो गई, तो यहाँ से हम कंपेयर कर पा रहे हैं कि 1 लाख रुपीज़ से इंक्रीज़ हो गया। जब हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि 1 लाख रुपीज़ से ये इंक्रीज़ हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, टू इंडिकेट द ट्रेंड दैट इज़ वेदर इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और फ्लक्चुएटिंग। 2 ईयर के डाटा से तो कंपैरिजन नहीं हुआ, अगर हमें ट्रेंड देखना है तो 2 से ज़्यादा ईयर्स के डाटा ले लेते हैं। कंटिन्यूटी में अगर सेल्स बढ़ रही है तो हम ये कह सकते हैं कि इस फर्म की या इस कंपनी की जो सेल्स है वो कंटिन्यूसली में बढ़ रही है, तो इंक्रीजिंग ट्रेंड है। लाइकवाइज टू इंडिकेट द स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड वीक पॉइंट्स ऑफ द कंसर्न, क्योंकि कंपैरेटिव स्टेटमेंट से हर आइटम को कंपेयर किया जाता है, तो यहाँ से हमें वो पॉइंट्स पता चल जाते हैं जिनकी वजह से फर्म के बिजनेस के प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, और ऐसे पॉइंट्स भी पता चल जाते हैं जिनकी वजह से ये प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं, तो मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के लिए हेल्पफुल होते हैं। देन टू कंपेयर द फर्म्स परफॉर्मेंस विद द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द इंडस्ट्री। इस पॉइंट को समझने से पहले हमें फर्म और इंडस्ट्री का मीनिंग जानना कंपलसरी है। बेटा, ग्रुप ऑफ फर्म्स को इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लो, एक इकोनॉमी में 4 शुगर फर्म्स हैं, ABCD। इन चारों को जब हमने कंबाइन कर लिया तो इसे हम बोलते हैं शुगर इंडस्ट्री। अब एक तो इंडस्ट्री का एवरेज कैलकुलेट कर लिया, मानो मैं प्रॉफिट का एग्जांपल ले लेती हूँ कि शुगर इंडस्ट्री में ऑन एन एवरेज 10% प्रॉफिट अर्न हो रहा है। अब हमारी फर्म मान लो फर्म A है, अब इसका जो प्रॉफिट है वो कितना है, 10% से ज़्यादा है या 10% से कम है। अगर 10% से कम है, मान लो 9% है, तो अब हमें इस पर वर्क करने की नीड है। इस तरीके से हम कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद टू हेल्प इन फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग। फोरकास्टिंग का मतलब होता है फ्यूचर के बारे में अनुमान लगाना, पूर्वानुमान। कोई भी पूर्वानुमान करने के लिए, फ्यूचर के बारे में एस्टिमेशन करने के लिए हिस्टोरिकल डाटा चाहिए, कंपैरेटिव्स चाहिए।
जब हम उन्हें कंपेयर करेंगे तभी उसी के बेस पर हम आगे डिसीजन ले सकते हैं। हमने डाटा कंपेयर कर लिया, हमें पता चल गया इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, उसी के बेस पर हमें फ्यूचर का पता चलेगा कि और आगे इंक्रीज़ होने की उम्मीद है या डिक्रीज़ होगा। कोई भी आइटम हम ले सकते हैं और उसी के बेस पर हम आगे प्लानिंग करेंगे। जैसे मान लो अब हमें ये पता चल गया कि प्रॉफिट्स लगातार बढ़ रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो हमने एक फोरकास्टिंग कर ली कि नेक्स्ट ईयर भी हमारे प्रॉफिट इंक्रीज़ होंगे। तो वो जो इंक्रीज हुए प्रॉफिट है उनका कैसे यूज़ करना है, कितना बोनस जो है वो देना है, एम्प्लॉयज़ को देना है, शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स देने हैं, या उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स में से और कितने रिजर्व्स बढ़ा कर रख सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना खर्च कर सकते हैं। इसी तरीके से हम कुछ ना कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है टाइप्स ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स की। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दो तरह की होती हैं, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ P&L। इसी तरह से कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स भी दो तरह से होंगे, कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब पहले बात करते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट की। जब दो या दो से ज़्यादा ईयर्स की बैलेंस शीट को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाए कि उसकी ईच एंड एवरी आइटम को हम कंपेयर कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट। इसी तरीके से कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जब दो या दो से ज़्यादा ईयर्स के डाटा को, स्टेटमेंट ऑफ P&L को इस तरीके से प्रेजेंट करें कि उसकी हर आइटम को कंपेयर कर सके, तो उसे हम बोलते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब इस कंपैरिजन करते समय दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, एक तो एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज, दूसरा परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। अब एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज क्या होता है, जैसे मैं एग्जांपल लूँ कि प्रीवियस ईयर में सेल्स थी 4 लाख, अब हो गई 5 लाख। अब आपको पता चल गया कि 1 लाख की सेल बढ़ गई, तो इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट चेंज। और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल्स कितने परसेंट बढ़ी, तो अब आप परसेंटेज चेंज निकालेंगे। तो परसेंटेज चेंज के लिए क्या हुआ, 1 लाख को आपने 4 लाख से डिवाइड किया, मल्टीप्लाइड बाय 100 किया, तो ये आपका आ गया 25%। बेटा यहीं से दोनों फार्मूले बन गए। एब्सोल्यूट चेंज आपने कैसे निकाला था, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर के फिगर को माइनस करके, तो वो फार्मूला बन गया अमाउंट ऑफ करंट ईयर माइनस अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर। इसी तरीके से परसेंटेज चेंज के लिए फार्मूला क्या बना, आपने किया 1 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 100, तो मीन्स एब्सोल्यूट चेंज जितना चेंज हुआ डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर जो बेस है, मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इसे कैसे अप्लाई करना है ये देखते हैं। सबसे पहले देखिए बेटा फॉर्मेट में हमारे पास है कंपैरेटिव बैलेंस शीट, पहले कॉलम पर्टिकुलर्स, दूसरा नोट नंबर, तीसरा अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर। यस, जब हम बैलेंस शीट बनाते थे तो पहले हम लिखते थे अमाउंट ऑफ करंट ईयर, अब हम लिख रहे हैं अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर, क्योंकि बैलेंस शीट को प्रेजेंट करने का यही तरीका है कि पहले करंट ईयर के डाटा लिखने हैं फिर प्रीवियस ईयर के लिखने हैं। लेकिन कंपैरिजन करते समय क्योंकि पहले प्रीवियस ईयर और फिर करंट ईयर लिखने से आसानी होती है, तो CBSE ने कहा कि पहले प्रीवियस ईयर के फिगर लिख दो फिर करंट ईयर के फिगर लिख दो। ठीक है, तो इसलिए पहले प्रीवियस ईयर फिर करंट ईयर के। नेक्स्ट कॉलम बना एब्सोल्यूट चेंज का, जिसमें करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर के डाटा को माइनस करके लिखा जाएगा। और लास्ट कॉलम बेटा परसेंटेज चेंज का। इसको एक तो नंबरिंग दे दी है, पर्टिकुलर को 1 नंबर दे दिया, नोट नंबर का कुछ नहीं है, फिर आगे 2 3 4 5 कर दिया। और ये जो अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर है A, अमाउंट ऑफ करंट ईयर B, एब्सोल्यूट चेंज B माइनस A। B माइनस A का मतलब हो गया आप करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, तो ये आपके फॉर्मूले का काम कर रहा है। इसी तरीके से परसेंटेज चेंज, क्योंकि एब्सोल्यूट चेंज को हमने कॉलम नंबर C दे दिया, तो C डिवाइडेड बाय A इंटू 100, तो ये भी आपके फॉर्मूले का काम करेगा, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर आप ये ABCD लिख देते हैं इस तरीके से, तो फिर आपको फॉर्मूले अलग से देने की नीड नहीं होगी। अब इसमें देखिए सबसे पहले हमारे पास इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, उसके अंडर में शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंडर में आपको पता है 3 आइटम्स होती हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। लेकिन क्योंकि मनी रिसीव शेयर वारंट्स को क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा न्यूमेरिकल्स में, इसलिए फर्स्ट चैप्टर को छोड़कर बाकी किसी चैप्टर में इसके बारे में नहीं आएगा। देन इसके बाद जो नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, वो भी क्योंकि न्यूमेरिकली नहीं पूछा जाएगा उसको यहाँ पर नहीं लिखना।
तो यहाँ बेटा इस फॉर्मेट में आपको वही आइटम्स दिखेंगी जो न्यूमेरिकली क्वेश्चन में पूछी जाएंगी। नॉन करंट लायबिलिटीज के अंडर में ओनली लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है, बाकी आइटम्स नहीं लिखी। ऐसे ही करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। एसेट्स में देखिए, नॉन करंट एसेट्स के अंडर में फिक्स्ड एसेट्स और फिक्स्ड एसेट के अंडर में टैंजिबल एसेट्स और इनटैंजिबल एसेट्स, बाकी की नहीं लिखी। देन नेक्स्ट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। करंट एसेट्स की सभी आइटम्स हैं, करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश और कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करंट एसेट्स। एक एग्जाम्पल से अब हम समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, पार्टिकुलर्स, फिर करंट ईयर का अमाउंट है 2020 एंड देन प्रीवियस ईयर का है, लेकिन जब आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे तो पहले प्रीवियस ईयर का लिखेंगे फिर करंट ईयर का। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये दोनों शेयर होल्डर फंड के पार्ट हो गए। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट है, करंट लायबिलिटी खुद ही मेन हेड है। फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये बेटा नॉन करंट एसेट्स का पार्ट है और करंट एसेट अपने आप में ही मेन हेड है। अब देखो इसे कैसे प्रेजेंट करना है। फॉर्मेट बना लिया, फॉर्मेट का जैसे आपको बताया उसी तरीके से आपने बना लेना है। फिर शेयर होल्डर फंड में पहले आपने लिखा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल देखो प्रीवियस ईयर में 3 लाख थी, करंट ईयर की 4 लाख, तो इसको इसी तरीके से आपने लिख देना है, पहले प्रीवियस ईयर का फिर करंट ईयर, 3 लाख और 4 लाख। लाइकवाइज रिजर्व एंड सरप्लस 50,000 से 1 लाख हो गए, रिजर्व एंड सरप्लस 50,000 से 1 लाख। पहले आपने यही 2 ईयर्स के जो 2 कॉलम है पहले उन्हीं को फिल कर रहे हैं हम। इसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है जो कि आपका नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट है, तो नॉन करंट लायबिलिटी के अंडर में लिख दिया लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, पहले 4 लाख फिर 3 लाख। इसी तरीके से करंट लायबिलिटी 1,50,000 से 2 लाख हो गई है, करंट लायबिलिटी ऐसे ही लिख दिया आपने। अब इन दोनों कॉलम्स का टोटल कर लेंगे। देन अब इसका एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकालना है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। पहले शेयर कैपिटल देखिए 3 लाख से 4 लाख हो रहा है, मीन्स 1 लाख से इंक्रीज हो रहा है, 1 लाख लिख दिया। रिजर्व एंड सरप्लस 50,000 से 1 लाख हो रहा है, 50,000 इंक्रीज हो गया, इसको आपने 50,000 लिख दिया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 4 लाख से हो रही है 3 लाख, 1 लाख से कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो नेगेटिव आइटम हो गई और नेगेटिव आइटम को हम ब्रैकेट में लिखते हैं, तो ये ब्रैकेट में लिख दिया 1 लाख। इसी तरीके से करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं, इसको लिख दिया। लास्ट टोटल का भी आपने ऐसे ही निकालना है, 9 लाख से 10 लाख हो रही है, 1 लाख इंक्रीज हो रही है, ऊपर से टोटल नहीं करना, यहीं से निकाल लो, ये ज़्यादा आसान है। फिर इसके बाद परसेंटेज, परसेंटेज के लिए एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100 होता है। 1 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू 100, 33.33%। इसी तरीके से बेटा रिजर्व एंड सरप्लस के लिए 50,000 डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 100, 100% हो गया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के लिए 1 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 100, क्योंकि 1 लाख नेगेटिव आइटम है इसलिए इसकी परसेंटेज भी नेगेटिव है, तो ब्रैकेट में लिख देंगे 25%। करंट लायबिलिटीज का 50,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 इंटू 100, 33.33%। और लास्ट टोटल का भी बेटा 1 लाख डिवाइडेड बाय 9 लाख इंटू 100। टोटल के लिए आप परसेंटेज को टोटल नहीं कर देना, वो भी इसी तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा, 1 लाख डिवाइडेड बाय 9 लाख इंटू 100 करके 11.11%। बेटा 2 डिजिट तक के आंसर आपको कैलकुलेट करना होता है। इसके बाद फिक्स्ड एसेट्स की बात आती है। फिक्स्ड एसेट्स भी आप देखिए, पहले आपकी 5 लाख थी, फिर 8 लाख हो गई, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 2,50,000 से 1 लाख हो गई, तो ये भी हमने इसी तरीके से लिख दिया, 5 लाख से 8 लाख और 2,50,000 का 1 लाख नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के लिए। और करंट एसेट 1,50,000 से 1 लाख हो रही है, तो 1,50,000 पहले और फिर 1 लाख। बैलेंस शीट का टोटल सेम आना चाहिए जो आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का आया। और यहाँ से अब एब्सोल्यूट चेंज निकाल रहे हैं बेटा, 5 लाख से 8 लाख हो रहा है, 3 लाख इंक्रीज हो गया, 2,50,000 से 1 लाख की हो रही है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, 1,50,000 से डिक्रीज हो रहा है इसलिए नेगेटिव आइटम हो गई, ब्रैकेट में लिख दिया। करंट एसेट भी इसी तरीके से क्योंकि डिक्रीज हो रही हैं तो इसे भी हमने ब्रैकेट में लिख दिया। फिर सबकी परसेंटेज निकल जाएगी सेम फार्मूला अप्लाई करके, 3 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 2,50,000 इंटू 100। जो एब्सोल्यूट चेंज पॉजिटिव है उसका पॉजिटिव और जो नेगेटिव है उसकी परसेंटेज भी नेगेटिव, उसे ब्रैकेट में लिखा जाएगा।
टोटल का अगेन आपको करने की नीड नहीं है, जो आपने टोटल का यहाँ पर कर रखा है वही का वही आपका सेम आ जाएगा। तो आई होप सो कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स को ही हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी कहते हैं, क्योंकि हम इस तरीके से इसे हॉरिजॉन्टली कंपेयर कर रहे हैं, तो इसलिए इसे हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी कहा जाता है।